नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ अंशुमान जी फ्रेम में हैं। ये है इस हफ्ते का आखिरी खर्चा पानी। अंशुमान जी कैसे हैं? और इस हफ्ते के खर्चा पानी में ओपेक कंट्रीज वाली एक एक अपडेट आ गई है जिसको हमने परसों डिस्कस किया था। जी और धन्यवाद। मैं अच्छा हूँ बिल्कुल सिद्धांत। आप इस आखिरी खर्चा पानी में जिस सबसे बड़ी खबर पर हमारी निगाह थी, वो ओपेक देशों की बैठक है। क्योंकि भारत में बहुत कुछ इस बात से निर्भर करता है कि तेल उत्पादक देशों का कार्टेल दुनिया में तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी को लेकर क्या करता है। उससे बहुत कुछ ये तय होगा कि हमारे यहाँ महँगाई का क्या होगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी बढ़ती रहेंगी। अब तो एलपीजी की बढ़ोतरी एलपीजी की कीमतों तक आ गई है। तो हमारे पास सामने उसका एक अपडेट है जो चर्चा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से मिल रही है वो है। इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर सिद्धांत हम सबके लिए जानने के लिए है, क्योंकि पिछले 1 साल, डेढ़ साल तक हमारे यहाँ सुर्खियों में सबसे बड़ी खबर जेट एयरवेज़ हुआ करती थी। उसका बंद होना, भारत की फुल सर्विस एयरलाइन का बंद होना, उसमें कई लोगों का बेरोज़गार होना और बहुत सारे सारे मुद्दे। वो टीवी की अखबारों की सुर्खियों से गायब हो गई। उसका जो रिज़ॉल्यूशन मिला है बैंक्रप्सी कोर्ट से, वो कितना दिलचस्प है और कितना अनोखा है, और उसे जानना ज़रूरी है कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस में हो क्या रहा है, वो कैसे उभर रही। और हम चलते-चलते बात करेंगे कि क्रिप्टो की दुनिया हमें नई-नई खबरों से हमेशा चौंकाती है। तो क्रिप्टो की दुनिया में कुछ और भी नई हलचलें हो रही हैं जिन पर हम बात कर लेंगे। हाँ, ओपेक देशों की बैठक हुई, जैसा अंशुमान जी ने बताया। ओपेक देशों की बैठक 1 जुलाई को होनी थी। अपडेट आया कि बैठक होते-होते इस बैठक के पहले धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि दाम कम करिए वरना हम ईरान से सस्ता तेल लेंगे। और उन्होंने यहाँ पे कहा था कि इस मीटिंग के बाद दाम कम हो सकते हैं। ऑयल प्राइसेस वुड सोबर आफ्टर द ओपेक मीटिंग। ₹2 लगभग ₹2 पर दो डॉलर और टू बी वेरी प्रिसाइज $1.86 प्रति बैरल दाम बढ़ गया। अंशुमान, रॉयटर्स की खबर है। इस शूट को पहले करने पहले आप ही ने भेजा लिंक मुझे इसका कि यार ये अपडेट आ गया। हाँ। जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, तो जो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है ओपेक के बैठक के मामले में, तेल बाजार को कल तक की उम्मीद थी कि शायद ओपेक देश, कल तक का मतलब मैं कह रहा हूं गुरुवार तक, तेल बाजार को ये उम्मीद थी कि ओपेक देश थोड़ा थोड़ा उदार होकर आगे चलेंगे जैसा कि भारत को भी उम्मीद थी, पर वैसा नहीं हुआ। इसलिए ओपेक देशों की बैठक का नतीजा आने से तुरंत पहले डब्ल्यूटीआई और ब्रेंट दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। डब्ल्यूटीआई करीब करीब 10% बढ़ा और ब्रेंट करीब करीब 8% बढ़ा। संकेत यह है कि तेल बाजार में एक खबर पहुंच चुकी है कि ओपेक देश बड़े पैमाने पर उत्पादन में बढ़ोतरी करने वाले नहीं है। वो अपना जो स्थायी प्लान है, जिस पर वो पहले से चर्चा कर रहे हैं, यानी 0.5 मिलियन बैरल्स पर डे की बढ़ोतरी का, वो उसी क्रम से बढ़ोतरी करते रहेंगे। यानी हमने पिछले खर्चा पानी में भी कहा था कि तेल कार्टेल को पहली बार कीमतें बढ़ाने का मौका मिल रहा है, लंबे समय के बाद कीमतें बढ़ाने का मौका मिल रहा है। अमेरिका को और बाकी जो बड़े देश हैं, जिनको हम नॉन गल्फ ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज कहते हैं, लेटिन अमेरिका के कंट्री, अमेरिका उसमें बड़ा प्लेयर है, उन्हें भी अपने पुराने घाटे भरपाई करने के लिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी चाहिए। इसलिए कोई तत्काल बड़ी बढ़ोतरी उत्पादन में नहीं की जाएगी, सप्लाई का ढांचा वही बना रहेगा, क्रमशः ओपेक देश उत्पादन बढ़ाएंगे, ऐसे संकेत हमको मिल रहे हैं। और वो संकेत हमें तेल बाजार के चार्ट पर दिखाई दे रहे हैं, क्रूड की कीमतों में और डब्ल्यूटीआई की कीमतों में। इसका असर यह है कि अगर कच्चा तेल उत्पादक देश अपनी उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं करते, तो फिर क्रूड की कीमत $75 $76 के आसपास बनी रहेगी, और जो भारत के लिए चिंताजनक भी है और दबाव बने रहने वाली स्थिति भी है। तो फिर हम ये भी उम्मीद करें कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी होने की जल्दी कोई गुंजाइश नहीं है। अगली खबर की ओर चलते हैं। इस समय डिसइन्वेस्टमेंट के बहुत सारे अपडेट सामने पसरे हुए हैं और बेचे जाने के बहुत सारे अपडेट्स हैं, टेक ओवर के बहुत सारे अपडेट्स हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर जो कई कई बार घूम घूम कर आती है वो है जेट एयरवेज की। एयर इंडिया के बाद से अंशुमान जी, यहाँ तक मुझे याद आता है कि एयर इंडिया के बाद ये सबसे बड़ी फुल टाइम एयरलाइन कंपनी थी। ऑल डे एयरलाइन कंपनी को कहा जाता था। काफी काफी धूमधाम से आई थी। अब वो इसकी जगह कहा जाता है विस्तारा ने ले ली, विस्तारा एयरलाइंस ने ले ली है इसकी जगह। लेकिन ये काफी धूमधाम से आई थी ये कंपनी। और अप्रैल 2019 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, नुकसान हुआ। अब इन्हें खरीदा जा रहा है। जो बिडिंग हुई थी, जो कई सारे अपडेट्स हैं छोटे छोटे, उसको मिलाकर हम डिस्कस करेंगे। तो बिडिंग हुई थी, सक्सेसफुल बिडर थे जालान और जालान कैलरैक।
और इनको ऑफर जो क्लेम किया गया था वो 7,807 करोड़ रुपए का था, लेकिन जलान ने कहा, जलान कालरट ने कहा कि हम 385 करोड़ ही देंगे। वो 95% का गैप जलान ने क्यों बनाया अंशुमान जी, मेरा एक सवाल ये है। उस 95% का गैप उसका क्या करेंगे, और अफोर्डेबिलिटी कैसे होगी इसकी पूरे एयरलाइंस की? सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारे सबके लिए जानना कि बैंक्रप्सी कोर्ट में, हमने पिछली बार अर्थात में चर्चा भी की थी, बैंक्रप्सी कोर्ट में क्या हो रहा है। ये भारत की पहली निजी फुल सर्विस एयरलाइन थी। फुल सर्विस एयरलाइंस का मतलब ये होता है कि जिसके पास डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ट्रैफिक हो, दोनों रूट्स हो, और जेट एयरवेज के पास तो ब्रसेल्स में एक पूरा सेटअप मौजूद था, जिसके जरिए वो यूरोप और अमेरिका के बाजारों में अपने आप को स्थापित कर रही थी। जेट एयरवेज का रेजोल्यूशन प्लान अनोखा प्लान है, और वो ये दिखाई देता है कि किस तरह से पूरी बैंक्रप्सी कोर्ट की प्रक्रिया किधर जा रही है। ऑलमोस्ट जालान और कार्ला कोई कंपनी मुफ्त में मिल गई। 7,000 करोड़ से ऊपर की देनदारी थी जेट एयरवेज के ऊपर, और 385 करोड़ में पूरा रेजोल्यूशन प्लान बन गया है। यानी ऑलमोस्ट ये कंपनी ये कंसोर्टियम नेग्लिजिबल प्राइस पर या जीरो प्राइस पर या 5-10% पर उठा लेगा। आप समझिए जेट एयरवेज कितना बड़ा ब्रांड था, अगर इसके ब्रांड की वैल्यू को भी देखिए। पर इसके साथ इसके और भी स्टेक होल्डर्स थे इसमें, उनकी कहानी सुनना और उनके बारे में समझना जरूरी है, और भी जानना जरूरी और ज्यादा ज्यादा चौंकाता है हमें। इसमें 3 बड़े स्टेक होल्डर थे। एक स्टेक होल्डर थे कंपनी के शेयर होल्डर्स, दूसरे स्टेक होल्डर थे कंपनी के क्रेडिटर्स का मतलब जो बैंकों ने लोन दिया जेट एयरवेज को। इसके अलावा चूंकि एक एयरलाइंस थी तो बहुत सारे और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स थे, जैसे जेट एयरवेज के ऊपर ट्रेवल एजेंट्स का बकाया था, जेट एयरवेज के ऊपर तेल कंपनियों का बकाया था क्योंकि एटीएफ खरीदती थी, जेट एयरवेज के ऊपर फूड और बाकी सप्लाईज की कंपनियों का बकाया था। तो क्रेडिटर्स को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं और एक फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। और तीसरा एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था इसके कर्मचारी, एम्प्लॉय जेट एयरवेज के, जिनके बारे में हमने जब ये बंद हो रही थी तो बहुत सारी दुख भरी और तकलीफ भरी कहानियां सुनी थी। और अगर हम वो दौर थोड़ा पीछे जाकर याद करें तो जेट एयरवेज का बंद होना भारत के इतिहास में किसी सब बड़ी एयरलाइंस कंपनी का डूबने की सबसे बड़ी घटना थी, और इस तरह से डूबी कि अचानक लड़खड़ाकर खत्म होती चली गई। उन्हें क्या मिला इस रेजोल्यूशन प्लान में, और क्यों ये रेजोल्यूशन प्लान आने वाले समय में अगर ये नजीर बनता है तो हमारे लिए मुश्किल होगी। जेट एयरवेज के पब्लिक शेयर होल्डर्स को 100 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा। यानी अगर आप सिद्धांत जेट एयरवेज के 100 शेयर रखते हैं ना, तो उसके बदले आपको 1 शेयर मिलेगा। आपने 100 शेयर खरीदे जेट एयरवेज के, और उस दौरान हमने देखा था शेयर बाजार में जेट एयरवेज के रेजोल्यूशन प्लान को लेकर जब भी कुछ खबरें आती थी तो तमाम सट्टेबाजी होती थी और उसकी कीमतें बढ़ती थी। तो बेचारे शेयर होल्डर 100 के बदले 1 शेयर पर खड़े होंगे। फिनेंशियल क्रेडिटर्स जिन्होंने पैसे खर्च लगाए जेट एयरवेज में, चाहे वो बैंकर हो या बाकी लोग हो, उन्हें केवल 385 करोड़ मिलेंगे, यानी बाकी पैसा उनका निकल जाएगा। आप कम इसके बाद जो तीसरा लेवल आता है, जिनका जो तीसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी क्या स्थिति बनने वाली इस रेजोल्यूशन प्लान में। 715 करोड़ रुपए की बकायेदारी थी कर्मचारियों की जेट एयरवेज पर, तनख्वाहें और ग्रेच्युटी और पीएफ और पुरानी देनदारी, उसके बदले उन्हें केवल 52 करोड़ रुपए रेजोल्यूशन प्लान से मिलेंगे। यानी 715 करोड़ रुपए की बकायेदारी के बदले रेजोल्यूशन प्लान से जेट एयरवेज के कर्मचारियों की सारे जो बकायेदारी वो 52 करोड़ रुपए में निपटाई जाएगी। इन्हें 0.5% की स्टेक जेट एयरवेज में देने की बात कही गई है इस रेजोल्यूशन प्लान में, लेकिन कर्मचारियों के लिए एक शर्त यह है कि अगर एक और सुविधा है कि कर्मचारियों को जब नई एयरलाइंस शुरू होगी, जिसके शुरू होने की तैयारी की जा रही है, और यह कहा गया है कि मुंबई और दिल्ली के एयरपोर्ट अथॉरिटीज उनको स्लॉट दें, उसमें उन कर्मचारियों को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उसकी संभावनाएं हैं। लेकिन 95% कर्मचारियों को अगले 30 दिन में इस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करना होगा। यानी 715 करोड़ रुपए के बदले अगर उन्हें वो 52 करोड़ रुपए लेने को तैयार हो तो उसमें से कर्मचारियों को नई कंपनी में शामिल किया जा सकता है। जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, यानी टिकट बेचने वाले, यानी ट्रैवल एजेंट और बाकी लोग, उन्हें करीब करीब 10 करोड़ रुपए के आसपास इस पूरे प्लान में मिलेंगे। ये थी भारत की स्टार एयरलाइंस
जिसका जिसका रेजोल्यूशन बैंक्रप्सी कोर्ट से हमारे सामने आया है, और इसमें इतनी बड़ी एयरलाइंस जब फाइनली डिफॉल्ट होने के बाद रेजोल्यूशन में आई है, तो आप समझ सकते हैं कि शेयर धारकों का क्या हुआ, कर्मचारियों का क्या हुआ, क्रेडिटर्स का क्या हुआ, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का क्या हुआ। पूरी की पूरी कंपनी 7,000 करोड़, 7-7,500 करोड़ रुपए की बकायदारी वाली कंपनी 385 करोड़ रुपए में बिक गई। हाँ, तो अंशुमान जी, ये 710 करोड़ की देनदारी निकल रही है, ये दे रहे हैं 50 करोड़ 52 करोड़ के आसपास, मतलब 10% तक नहीं दे रहे हैं वो। मतलब ये 10% सेट, और उसके बाद दे रहे हैं तो शेयर दे रहे हैं, और शेयर का क्या भाव होगा, किस भाव से शेयर बढ़ेगा चढ़ेगा, वो अपने बबल की दुनिया में रहेगा। तो क्या कर्मचारियों के पास जो जिनका पैसा, जिनके एकदम अकाउंट में आने वाला पैसा जो फंस गया, वो शेयर लेके कहां दौड़ेगा, और इसकी सुनवाई कहां होगी, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं यहाँ पे। नहीं नहीं, सुनवाई तो कुछ नहीं होगी। एक बार एनसीएलटी कोर्ट से इसका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है, उसके बाद से तो फिर कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। जो अगर, और शर्त एनसीएलटी ये है से कि अप्रूव हो गया है तब तो कुछ हो भी नहीं सकता एनसीएलटी है। से अप्रूव हो गया है। एनसीएलटी से भी हो गया है, अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी। हाँ हाँ, दोनों जगह से, क्योंकि वो प्लान अप्रूव हो गया, और जो प्लान देने वाली कंपनियां हैं, अगर कोई इसे चैलेंज नहीं करता है, अगर कोई स्टेक होल्डर इसे अपीलेट ट्रिब्यूनल तक ले जाकर चैलेंज नहीं करता है, तो ये प्लान अप्रूव है। और इस प्लान में चूंकि इसके साथ एक और प्रोसेस शुरू हो गई है, उस प्रोसेस के तहत सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से ये कहा गया है कि जेट एयरवेज को जो उसके स्लॉट्स थे, जो लैंडिंग स्लॉट्स थे, जहां उसके जहाज खड़े होते थे, जो बाकी सुविधाएं उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिलती थी, उसे जो अदर एयरलाइंस को दे दी गई, क्योंकि उनका किराया उन्होंने बाकी लोगों से लेना शुरू कर दिया, उसे वापस किया जाए, इसकी प्रोसेस भी शुरू हो गई है। लेकिन इसमें एक और गफलत आई है कि शायद जो जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि जेट एयरवेज का कोई हिस्टोरिकल राइट नहीं बनता है उन स्लॉट्स पे। वो स्लॉट्स वापस कर दिए गए हैं, बेच दिए गए हैं या किराए पे दे दिए गए हैं, तो इन्हें नए सिरे से स्लॉट अलॉट किए जाएंगे। और एनसीएलटी ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की इस बात को मान लिया है। तो इसलिए जेट एयरवेज को नए सिरे से शुरू करने का जो लक्ष्य रखा गया, उसमें अभी देरी भी हो सकती है, क्योंकि जब स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, जहां जहाज उतरेंगे, जहाज खड़े होंगे, जहाज उड़ेंगे उन एयरक्राफ्ट के लिए स्लॉट नहीं है, तो वो प्रक्रिया पैरेलली शुरू हो रही है। पर भारत की सुपरस्टार एयरलाइन, निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सफलता की कहानी डूबती है। डूबने के साल भर बाद जब उसका रिजोल्यूशन होता है, तो उसमें सबके हाथ खाली हैं। ये समझना जरूरी है, और ये हमें बताता है कि भारत के बैंक्रप्सी कोर्ट की प्रक्रिया में कुछ बड़े बुनियादी बदलावों की जरूरत है। नहीं तो अदरवाइज तो फिर ये कंपनियां चलाना, कर्ज लेना, बकाया ना चुकाना, और उसके बाद उन्हें डुबाकर बाहर हो जाने जैसी व्यवस्था दिखाई देती है। तो बारी आती है हमारी तीसरी खबर की। खबर है क्रिप्टो एक्सचेंजेस से जुड़ी हुई। अंशुमान जी बता रहे थे क्रिप्टो की दुनिया में बहुत सारे रोचक अपडेट आते रहते हैं। इंडिया के क्रिप्टो एक्सचेंजेस से जुड़े भी कुछ रोचक अपडेट आ चुके हैं, लेकिन उसको जानने के पहले कुछ एक चीजें इससे मैं बताऊं। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अंशुमान जी, चाइना में जो माइनिंग बैन हुई थी, पता नहीं आपने देखा होगा शायद, वो एक फोटो आई थी हाँ उसकी कि उसके माइंस पैक किए जा रहे थे, वो बक्से नुमा उसके जो माइंस थे वो पैक किए जा रहे हाँ थे। कि अब यहाँ से तो सारा काम धाम खत्म हो गया। फिर अब यूके से खबर आई कि वहां पे यूके ने जहाँ पे रेगुलेट करना शुरू किया, रेगुलेशन लगाया, और सबसे बोला कि भाई रेगुलेशन में हिस्सा लेना है तो आप अपना एप्लीकेशन दीजिए। कंपनी ने एप्लीकेशन या तो दिया ही नहीं या तो विड्रॉ कर लिया, और वहां से काम धाम समेटने लगे। अब इंडिया से खबर। इंडिया में बहुत दिनों से चल रहा था कि आरबीआई ने एक लोगों को कह दिया है, बैंकों को कह दिया है कि साहब आप अपने तरीके से डील कीजिए, साहब आपको डील करना है तो अपने रिस्क पे डील कीजिए क्रिप्टो से। पेमेंट गेटवेज नहीं बात कर रहे थे। अब जो अपडेट है वो इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं अब कोशिश कर रहे हैं कि यार किसी तरीके से पेमेंट की सुविधा का लाभ उठाया जाए। क्यों? क्योंकि बैंक उनका साथ नहीं दे रहे हैं। आरबीआई ने कह दिया है कि साहब क्रिप्टो बहुत भरोसेमंद नहीं है, तो बैंक नहीं साथ दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन बैंकों के सहयोग से चलने वाले जो पेमेंट गेटवेज हैं, जैसे हम लोग कहीं पेमेंट करते हैं तो दिखाता होगा आप लोगों को, बीएसएल ऐसे ही कुछ करके है, 4-5 रेजर है, पे पे यू है, है, हाँ, हाँ बिल डेस्क हाँ, है। बिल्डेस्क है, रिजर्व पे है, हाँ। हाँ तो हाँ ये लोग भी हाथ खींच चुके हैं, और दुनिया भर में इतना क्रैकडाउन हो रहा है क्रिप्टो पे। तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस में जिन्होंने पैसा लगाया है क्रिप्टो करेंसी में,
वो भी अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे पेमेंट का लेकर हैसल है पूरा, और इसमें पेमेंट गेटवेज का साथ नहीं मिल रहा है। अंशुमान जी, बहुत बड़ा शिफ्ट हो गया है अचानक से मिला जुला बहुत बड़ा कर। शिफ्ट हो गया, बहुत बड़ा शिफ्ट हो गया। और देखिए हमने जब कल चर्चा की थी, हमने बताया था कि दुनिया में कोविड आने के बाद जिस तरह से क्रिप्टो में बढ़ोतरी हुई थी पिछले 5-6 महीने में, न केवल दुनिया में क्रिप्टो एसेट्स में जबरदस्त मेल्टडाउन हुआ है, पर जो रेगुलेटरी से चैलेंजेस हैं या जो रेगुलेटरी इश्यूज हैं, उनके कारण भारत में अभी स्थिति है कि जिस खबर का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां आरबीआई ने कहा या नहीं कहा, बैंकों को ये इशारा कर दिया गया था बैंकिंग रेगुलेटर की तरफ से कि क्रिप्टो के मामले में जरा संभल कर। और उसका नतीजा ये हुआ कि क्रिप्टो एक्सचेंज में जिन लोगों का पैसा लगा रखा था, ये जिन्होंने क्रिप्टो खरीद रखे थे, अब उन्हें पेमेंट निकालने में, उन्हें अपने कॉइन्स बेचकर वापस लेने में दिक्कत आ रही है। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। और बैंकों का नेटवर्क चूंकि इस पूरी प्रक्रिया से थोड़ा अलग हो रहा है, तो जो एक्सचेंजेस इंडिया में चल रहे हैं, उन एक्सचेंजेस को दूसरे विकल्पों की तरफ देखना पड़ रहा है। वो दूसरे विकल्प भी कितने वैलिड होंगे, जिनका जिक्र आपने किया, रेजर पे या पे फॉर यू और बिल्डेस्क जैसे एक्सचेंजेस हैं, वो कहां तक सक्रिय हो पाएंगे, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें जरूरी है कि इस हालत में सरकार क्यों आखिर पिछले 7-8 महीने से देश में लाखों लोगों को भ्रम में रखे हुए है। वो ना इसके लिए कानून बना रही है, एक रेगुलेटर कुछ कहता है, दूसरा रेगुलेटर कुछ कहता है, तीसरी तरफ लोग सोशल नेटवर्क के जरिए क्रिप्टो को में पैसा लगाकर और पैसा कमाने की होड़ में लग जाते हैं, जैसे इसकी उससे वो एक ऐसी एसेट या ऐसी करेंसी जिससे बहुत ज्यादा पैसा आ सकेगा। आज भी लोग ये मानते हैं और उनको तरह तरीके से प्रेरित किया जाता है। बेहतर है कि लोग इसमें बड़े पैमाने पर डूबे, उससे पहले सरकार को इस मामले में नियम और कानून स्पष्ट कर देने चाहिए। आरबीआई कह रहा है कि नहीं है, लेकिन बैंक्स तो वो काम नहीं कर रहे हैं जिससे कम से कम जो लोग इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं उनका पैसा निकल सके। और एक और क्रिप्टो का अपडेट ये है कि दुनिया में कई सारी सरकारें, जिस पर हमने चर्चा की थी जनवरी में अर्थात में, कि कई सारी सरकारें तेजी से डिजिटल करेंसी की तरफ जा रही हैं, जिनको कि हम गव कॉइन्स कहते हैं या गवर्नमेंट के कॉइन्स कहते हैं। तो वो डिजिटल करेंसी के गव कॉइन्स आने वाले हैं। चाइना का ई युआन करीब 50,000 लोगों के बीच में यूज हो रहा है, जो कि एक तरीके की डिजिटल करेंसी है गव कॉइन के तौर पर। यूरोपियन यूनियन जो है वो अपना वर्चुअल यूरो 2025 तक लॉन्च करना चाहता है, यानी 3 साल में यूरोपियन यूनियन, यूरो चूंकि सबकी दूसरी सबसे बड़ी करेंसी है दुनिया की, और युआन और यूरो के आने के बाद दुनिया में डिजिटल करेंसी का पूरा प्रोसेस काफी बड़ा और काफी विस्तार से हो जाएगा। इसकी सूचना हमारे पास आई है। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, अमेरिका की तरफ से अभी स्पष्ट नहीं कि डॉलर कब तक आएगा, लेकिन प्रक्रिया वहां भी शुरू हो गई है। अमेरिका में नई सरकार आने के बाद वहां के बैंक के फेडरल रिजर्व के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि हम ई डॉलर पर काम कर रहे हैं। ये अपडेट है क्रिप्टो करेंसी बाजार से। ये था आज का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे संडे को अर्थात में, और फिर मंडे को आ जाएगा आप लोगों का खर्चा पानी। अपना ख्याल रखिएगा, लैंड ऑफ देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।